हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करिए क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। क्योंकि आपको जो ये आपका सफर है, जो आपकी ये जर्नी है, थोड़ी लंबी है। आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आपको समय निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पक्का समझ में आए? उसको ध्यान दीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, आजकल भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, कंपटीटर्स नहीं बढ़ रहे हैं अच्छे से। तो अगर आप लोग अपने आप को अलग दिखाना चाहते हो, अगर आप लोग अपना नाम देखना चाहते हो कि मेरिट लिस्ट में आ जाए आप लोगों का नाम, आप लोग का जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हो, तो थोड़ा सा हटकर राइट स्ट्रेटजी के साथ राइट डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लो, स्मार्टली एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि वो मेरिट लिस्ट आपका इंतजार कर रहा है, आपके नाम का इंतजार कर रहा है। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हो क्या उस मेरिट लिस्ट में अपने नाम को देखने के लिए? अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा बस हार्ड वर्क कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको देश की सेवा करने का बहुत मौका मिलेगा। ओके, बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपको देश की सेवा करनी, लोगों की सेवा करनी। अगर आपके दिमाग में ये आ गया, आपका यही सपना है, आपका यही गोल है, तो डेफिनेटली जो भी आपका गोल होगा आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके अंदर क्या पढ़ चुके हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप पूछ सकते हो, हम उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चन हम सॉल्व करें प्रीवियस ईयर्स के, तो और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आप बस आप हमको बता दीजिए। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं, हीट बजट पढ़ चुके हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, एंड द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट विच इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दोस थिंग्स। पक्का समझ में आ गया? लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? टेम्परेचर एंड द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द टेम्परेचर, एंड द प्रेसिपिटेशन एंड द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन, एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द रेनफॉल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रेनफॉल? लाइक कन्वेक्शनल रेनफॉल्स होते हैं, ओरिग्राफी रेनफॉल्स होते हैं जिसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, एंड साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, फ्रंटल रेनफॉल्स होते हैं। इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ें? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट। ओके, प्रेशर बेल्ट जो पूरे वर्ल्ड में प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो प्लेनेटरी विंड्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में ब्लो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि कोई भी एग्जाम दे, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दे उसको हम क्लियर कर सके, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ऐसे हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट एंड प्लेनेटरी विंड। समझ में आया? प्लेनेटरी विंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्रेशर बेल्ट के बारे में, और प्रेशर बेल्ट से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो आ, कैसे विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करता है। ये मान लो कि ये कोई प्लेस है जो जहां पे हाई प्रेशर जोन है, ये कोई प्लेस है जहां पे लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन कब बनता है? जब कोई प्लेस इंटेंसिवली हीट होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो जगह जो होती है वो हीट हो जाती है, तो अपने आप एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है, तो वहां से हीट रेडिएट होता है। जब हीट रेडिएट होता है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
तो जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो भी गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद क्या होता है, एक्सपैंड होते हैं। एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, लाइट हो जाते हैं। लाइट होने के बाद क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एयर का अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को या इस एरिया को क्या बोलेंगे, लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर जोन बोलेंगे। अब ये एरिया, इस एरिया का जो एयर है वो ऊपर चला गया एटमॉस्फेयर में, हो गया खाली जगह। तो कोई ऐसा एरिया होगा जहां पे एयर ज्यादा होगा, उस एरिया से क्या होगा, विंड जो है इस एरिया की तरफ ब्लो करने लगेगा। ब्लो तो करना चाहिए सीधे, पर सीधे करता नहीं। क्यों नहीं करता है, कोई फोर्स होगा, उस फोर्स के कारण इस जो सीधे ब्लो करना चाहिए उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, सर्कुलर सर्कुलेशन अवस्था में आ जा रहा है। समझ में आ रहा है, सर्कुलर फॉर्म बन जा रहा है। अब उसको देखेंगे कौन से फोर्स के कारण। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो कैसे विंड जो है, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लो करता है। अब इसी को दिमाग में ध्यान में रखिएगा आप लोग, और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है एयर का, उसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से फोर्स हैं, उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, द फोर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ द एयर। या सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब सिंपल सा, अब ध्यान देना, जैसे हमारा अर्थ होता है, अर्थ है, यहाँ पे हमारा क्या है, सन है। अब ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। यहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है क्योंकि कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है, तो ये प्लेस ज्यादा हीट होगा। अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चलते चले जाते हैं, ये सब लैटिट्यूड्स है हमारे, ये सब क्या है, लैटिट्यूड्स है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चलते चले जाते हैं तो सनलाइट जो क्या हो जाता है, ऑब्लिक हो जाता है, मतलब ऐसे फॉल होता है। पहले क्या फॉल हो रहा था, स्ट्रेट फॉल हो रहा था, अब जो है थोड़ा ऑब्लिक फॉल फॉल हो रहा है। पक्का समझ में आया। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो ये सनलाइट है उसमें हीट की इंटेंसिटी हो गई कम, हीट की इंटेंसिटी हो गई कम, ये एरिया कम हीट होगा, ये एरिया उसे ज्यादा हीट होगा, ये एरिया उसे ज्यादा हीट होगा, ये एरिया सबसे ज्यादा हीट होगा। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन आ गया हीट में। हीट के कारण जो लाइट की इंटेंसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, या उस हीट लाइट में जो हीट की इंटेंसिटी है उसमें क्या हो जा रहा है, वेरिएशन आ जा रहा है। तो उसके कारण भी क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके सर्कुलेशन पे अफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया पक्का, 100%। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा प्रेशर ग्रेडियंट। कहीं प्रेशर ज्यादा है, कहीं प्रेशर कम है, जो कि अभी हमने बताया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसके कारण। तीसरा होता है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जो है वो ब्लो करता है, तो उसमें जो डायरेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्यों, कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब आप कहोगे सर ये कोरियोलिस फोर्स किस चिड़िया का नाम, चलो समझ जाते हैं इस चिड़िया को। अब क्या होता है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, while revolving around the sun earth is also rotating on its own axis। अर्थ जो होता है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है सन को रिवॉल्व करते हैं। जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो सरफेस में एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसके फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, कोरियोलिस फोर्स। और अर्थ कब कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। समझ में आ गया। इसलिए कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, जो विंड का डायरेक्शन होता है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। उस डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन, फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। पक्का समझ में आ गया, 100%, कोई डाउट नहीं। ओके। अब और कौन सा फोर्स अफेक्ट करता है, एक फोर्स है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी अफेक्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट जो पूरे वर्ल्ड में प्रेशर बेल्ट है उसको समझते हैं, प्रेशर बेल्ट। तो समझने की कोशिश करते हैं, प्रेशर बेल्ट।
ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। ओके, अब ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। अब इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ एक बेल्ट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इसको क्या बोलेंगे, इस बेल्ट को इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसी का नाम होता है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं, जो सेलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जब सेल करते थे जहाज को, पानी के जहाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, जब इस रीजन में आते थे उनको बहुत शांति मिलती थी, इसलिए इसको बोलने लगे डोल्ड्रम। ओके, ये क्या होता है, इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो इस पूरे बेल्ट को क्या बोलते हैं, एक बेल्ट बन गया, एक एरिया बन गई, एक बेल्ट बन गया, उस बेल्ट को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब कहोगे सर इसको इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बोलते हैं। अब सनलाइट इस जोन में क्या होता है, सनलाइट बहुत पड़ता है। अब सनलाइट पड़ने के बाद सरफेस जो होता है वो ज्यादा हीट हो जाता है। अब हीट होने के बाद ज्यादा हीट रेडिएट करता है, तो जो उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होते हैं वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जब गर्म होते हैं एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होते हैं तो लाइट होते हैं, लाइट होते हैं तो ऊपर जाते हैं। ओके, तो वहां से एयर कहाँ चला गया, ऊपर। जब एयर ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या बन गया, क्या कौन सा जोन बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया कि नहीं बन गया। और कौन सा एरिया है, इक्वेटोरियल एरिया है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। पक्का समझ में आया, एक बेल्ट समझ में आ गया आपको। अब इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ चलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ। और अब 30 डिग्री नॉर्थ जाओगे और साउथ में नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, दिक्कत होगा भाई। चलो 30 डिग्री अब साउथ में चलते हैं। अब साउथ भी खुश, नॉर्थ भी खुश। ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 30 डिग्री साउथ हो गया। अब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को बोलते क्या है, ओके, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन या हाई प्रेशर बेल्ट। और इसी को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, और डोल्ड्रम किसको बोलते हैं और हाई हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान देना, ये लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर का मतलब क्या है, वहां से देखो, वहां इसका मतलब जो है वहां पे जो एयर की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां से एयर जो है लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगा, वहां से एयर, क्योंकि हमको पता है एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ ब्लो करती है, तो अब यहां से ब्लो करेगी। अब देखो, एनर्जी, एनर्जी तो मतलब जो प्रेशर है, एयर जो है ऐसे आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, परंतु कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही जो है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन देखो, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और साउदर्न हेमिस्फीयर ये भी क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, इसको भी हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है, ऐसे विंड जो है ब्लो करेगा। अब ध्यान देना, ये कहां से आ रहा है, देखो एरो कहां से आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, कहां से आ रहा है, नॉर्थ से। किधर, नॉर्थ से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, देखो ऐसे आ रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब आ कहां से रहा होगा, ईस्ट से आ रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब आप कहोगे सर कौन सा यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है कि ट्रेड विंड, कौन सा बिजनेस हो रहा है किसका नाम ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड दे दिया गया। क्या है, जो सेलर्स होते थे, जो जहाज चलाते थे, जब बिजनेस करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो अगर इस डायरेक्शन में आ गए और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो यह जो विंड है उनकी बहुत सहायता करता था, उनके जहाज की स्पीड को बढ़ा देता था, इसलिए इसको बोला जाने लगा ट्रेड विंड। इसलिए इसको इस विंड को बोला जाने लगा क्या, ट्रेड विंड। और नॉर्थ से ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, इसलिए जहां से ओरिजिन है, नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिन है, इसलिए उसका नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। सेम चीज यहां पर भी है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि साउथ से पड़ रहा है ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। पक्का समझ में आ गया आप लोगों को? ये बेल्ट हो गया कौन सा, ये हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। अब थोड़ा सा और नॉर्थ में चलते हैं, थोड़ा सा और नॉर्थ में आए तो हमको मिल गया, अगर ये हाई है तो यहाँ पे लो, टेम्परेट लो प्रेशर, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे है तो नॉर्थ में अगर बना तो साउथ में नहीं बनेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो साउथ में बन गया क्या, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब उसके और नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन गया, पोलार, क्योंकि यहाँ बहुत अब ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पे क्या बनेगा, जहां ज्यादा ठंडा होता है वहां पे हाई प्रेशर बनता है, तो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट बन गया। ये यहां पर ही पोलार हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट। आप लोगों को ये समझ में आ गया? ये कहां बन रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ में बन रहा है, और ये भी 60 डिग्री नॉर्थ में साउथ में बन रहा है, ये 90 डिग्री नॉर्थ में बन रहा है, यह 90 डिग्री साउथ में बन रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं जो प्लेनेटरी विंड है, ये तो प्रेशर बेल्ट होगा, पूरे वर्ल्ड में जो प्रेशर बेल्ट बनता है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में हम लोग समझ गए। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर बेल्ट बनता है उसके बारे में हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम क्या समझते हैं, जो प्लेनेटरी विंड है उसके बारे में समझते हैं, प्लेनेटरी विंड। अब प्लेनेटरी विंड मतलब विंड जो है, जो ये हमारा प्लैनेट है उसमें जो विंड ब्लो करता है उसके बारे में समझते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, ये क्या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, तो लो प्रेशर जो एरिया है तो डेफिनेटली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड जो है कन्वर्ज हो रहा है, चारों तरफ से विंड जो है वहां पर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइक्लोनिक एक्टिविटी हो सकती है, साइक्लोन बन आ सकता है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, थंडर मतलब लाइटनिंग और थंडर के साथ बारिश हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो लो प्रेशर एरिया में हमेशा क्या बनता है, साइक्लोनिक एक्टिविटी बनती है, और हाई प्रेशर एरिया में क्या बनता है, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी बनती है, वहां बारिश नहीं होती है। बात समझ में आ गया? 100%। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड जो है चारों तरफ से आ रहे हैं, इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, या डोल्ड्रम बोलते हैं, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? ITCJ, ITCJ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि ट्रॉपिकल से ही विंड आ रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया। चलो यहाँ पे जब लो प्रेशर बना तो उस सरफेस के ऊपर, क्योंकि लो प्रेशर कब बना, जब उस सरफेस से एयर जो है हवा में गया, एटमॉस्फेयर में गया, तो जब एयर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, बात समझना, एयर अगर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो कहीं ऊपर जो है 13 से 14 किलोमीटर ऊपर हाई प्रेशर तो बनेगा, क्योंकि वहां पे जाके एयर क्या इकट्ठा हो रहा है, जब कहीं इकट्ठा हो रहा है तो वहां हाई प्रेशर बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से विंड जो है ऊपर आया, ध्यान देना, ऊपर आया, कहां पर, कहीं ऊपर, लगभग 13 से 14 किलोमीटर ऊपर आया, तो यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर जोन बन गया, हाई प्रेशर एरिया बन गया ऊपर। अब जब यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया
तो क्या होगा, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ क्या बनता है, विंड जो ब्लो करता है। अब पोलार हाई को देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ऊपर कहीं लो प्रेशर होगा, पोल के जस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से विंड जो है इधर तरफ जाना शुरू करेगी। ऐसे विंड गई तब तक उसको दिख गया कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। समझ आ गया? तो यहाँ पे पूरा विंड इकट्ठा होने लगा। जब यहाँ पे विंड इकट्ठा होने लगा, फिर यहाँ से कहाँ विंड आने लगा, सरफेस पे आने लगा, सरफेस पे डिसेंड होने लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर जा रहा है एयर, मतलब यहाँ पे असेंड हो रहा है एयर। यहाँ पे एयर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब डिसेंड हो रहा है, नीचे गिर रहा है। और यहाँ से एयर इधर आ रहा है। तो देखो एक तरीके से क्या बन गया, इधर से यहाँ एयर आया, यहाँ से एयर ऊपर गया, फिर यहाँ से एयर यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे गया, एक सेल बन जा रहा है। इस सेल का एक नाम है हेडली सेल। कौन सा सेल? हेडली सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर लो। और जो देखो इसका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है ना, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है। पक्का 100% समझ में आ गया। और ये जो डिसेंड हो रहा है, जो नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अफेक्ट करता है जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है एयर का। समझ में आ गया? जिस तरीके से लैटिट्यूडनल वेरिएशन, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ओके, और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी अफेक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डिसेंड हो रहा है। पक्का इतना समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, अगर इधर आ रहा है तो यहाँ पे टेम्परेट लो प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पे भी तो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? यहाँ पे भी तो विंड आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ से साउथ, इधर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगा। तो यहाँ से देखो कहाँ जा, कहाँ से देखो जो एरो है कहाँ से जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज। समझ में आ गया? इसका नाम दे दिया गया, जहां से विंड ब्लो करता है उसके अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो वेस्ट से ओरिजिन हो रहा है, तो वेस्टर्लीज। पक्का? अब ये किस डिग्री पे होता है, लगभग लगभग अगर देखा जाए सही से तो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है। पक्का समझ में आ गया? 100%। अब ये टेम्परेट लो प्रेशर है और ये पोलार हाई प्रेशर है, तो यहां से भी तो विंड ब्लो करेगा। यहां से किस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, इधर। समझ में आ गया? पक्का? अब ये ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर है, टेम्परेट लो प्रेशर है, ऊपर कहीं हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे विंड यहाँ पर आएगा, यहाँ पे डिसेंड हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक सेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसी सेल का नाम क्या है, फेरल सेल। इस सेल का नाम क्या है, फेरल सेल। पक्का समझ में आ गया? अब आप लोगों को अच्छे से किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो सर्कुलेट होता है। यहाँ हाई प्रेशर है, कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पे विंड बहुत तेज ब्लो करके इधर आएगा टेम्परेट लो प्रेशर में। जब टेम्परेट लो प्रेशर है, तो यहाँ लो प्रेशर का मतलब एयर जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके इकट्ठा होकर हाई प्रेशर बनाया, हाई प्रेशर से मूव करना स्टार्ट करेगा, इधर भी आएगा और इधर भी अपना, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर तो यहाँ लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे डिसेंड होगा, ये भी एक सर्कल बना रहा है। पोलार सेल, जिसको बोलेंगे पोलार सेल। यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलार सेल, पोल की तरफ बन रहा है सेल, पोलार सेल। तो एक हेडल सेल हो गया और फेरल सेल हो गया और पोलार सेल हो गया। तो आपको पूरा जो प्रेशर बेल्ट है वो समझ में आ गया, प्लेनेटरी विंड है वो समझ में आ गया। पक्का 100%। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, ओके, वीडियो पॉज करिएगा अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलो। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लैंड का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ओशन का अमाउंट कम है, तो जो वेरिएशन होता है प्रेशर का या टेम्परेचर का वो ज्यादा होता है। परंतु अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में
पूरा स्टेटमेंट उठा के दे देता है। अगर पता है कॉन्सेप्ट, आप फट दे टिक करोगे, फट दे आंसर मिल जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो ओशन का अमाउंट ज्यादा है, लैंड का अमाउंट कम है। तो जो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वो प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिएगा 100%। अब थोड़ा सा और चीज हम समझते हैं। अभी थोड़ा इसको देखो, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मतलब नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड जो विंड है वो ब्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है। तो मान लो कोई कॉन्टिनेंट है हमारा, हम मान लेते हैं कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अब विंड जो है इस डिग्री में, इस डिग्री में मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देख लेते हैं, विंड जो है ब्लो करना स्टार्ट करता है। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, मान लो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के ऊपर से विंड ब्लो कर रहा है। जब अटलांटिक ओशन के ऊपर से विंड ब्लो करेगा तो क्या होगा, ओशन है, ओशन से मॉइस्चर लेगा, तो मॉइस्चर लेगा तो क्लाउड बनाएगा। क्लाउड जैसे 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 लेकर अगर वो कॉन्टिनेंट के अंदर आता है तो जो ईस्ट कोस्ट होता है वहां पे बारिश हो जाती है, वहां पे बारिश, क्योंकि वहां जब तक ट्रेवल करेगा तब तक प्रॉपर तरीके से क्लाउड बन जाएगा, क्लाउड में मॉइस्चर प्रॉपर होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जहां पे ईस्ट कोस्ट में बारिश हो जाएगी। उसके बाद जो एयर है ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ जब ब्लो कर रहा है तो एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं रह गया, बहुत कम मॉइस्चर है, बहुत कम। तो वेस्ट कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है ना, एयर सूख जाता है, एयर के अंदर मॉइस्चर गायब हो जाते हैं, वाटर वेपर गायब हो जाते हैं, पानी गायब हो जाता है। तो वेस्ट कोस्ट पे बारिश ही नहीं होती है इस डिग्री पर। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक बारिश नहीं होती है। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो लैंड होगा वो क्या हो जाएगा, डिजर्टिक लैंड हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े रेगिस्तान है इसी डिग्री में पाए जाते हैं, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो, सहारा डिजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, कलहारी डिजर्ट जो कि अफ्रीका में है। ओके, आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में, सब वेस्टर्न पे है। सोनरस डिजर्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका में, अटाकामा डिजर्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। सब क्या है, इसी लाइक 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े डिजर्ट है। जैसे अटकामा डिजर्ट देखो सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है, तो क्योंकि यहाँ पे जो विंड ब्लो करके पहुंचा वो विंड के पास मॉइस्चर ही नहीं है। जब मॉइस्चर ही नहीं है तो क्लाउड बनाएगा नहीं, जब क्लाउड बनाएगा नहीं तो बारिश कहाँ से होगा। आप सोचो ना, बारिश नहीं होगा तो जमीन क्या होगी, धीरे धीरे सूखने लगेगा, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पक्का 100% समझ में आ गया। इस कारण से ही जो वेस्टर्न कोस्ट होता है उसी पर सबसे ज्यादा इस डिग्री में, ध्यान देना, 0 डिग्री मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक क्या पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। पक्का समझ में आ गया 100%, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं वेस्टर्ली को देखो। अब वेस्टर्ली क्या कर रहा है, वेस्टर्ली जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है। अब समझो, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करेगा, मान लो अटलांटिक ओशन से विंड ब्लो करना स्टार्ट किया, तो जब वो ब्लो कर रहा है और उसी डिग्री में मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक जब वो ब्लो कर रहा है तो क्या कर रहा है, अटलांटिक ओशन से मॉइस्चर ले रहा है। जब मॉइस्चर ले रहा है तो वेस्टर्न को यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट तक जाते जाते क्लाउड बन गया, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश हो जाती है। बात समझ में। और यही वेस्टर्ली जो है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे वार्मिंग इफेक्ट भी लेके जाती है, गर्माहट लेके जाती है इक्वेटोरियल रीजन से। पक्का समझ में आ गया। इससे जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वहां पे ज्यादा बारिश हो जाती है इस डिग्री पर, वेस्टर्ली के कारण। पर ईस्टर्न कोस्ट पे जब पहुंचते पहुंचते क्या होता है, फिर वही विंड जो है सूख जाती है, सूख जाती है, तो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे उस डिग्री पे बारिश नहीं होता है। पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सब किसके कारण हो रहा है, प्रेशर बेल्ट के कारण और प्लेनेटरी विंड के कारण। गॉट इट 100%। ओके, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम आते हैं जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ओशन ज्यादा है, तो ओशन ज्यादा है तो वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन कम होता है, विंड की स्पीड में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है।
जब हम 40 डिग्री लैटिट्यूड पे आते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में जब 40 डिग्री लैटिट्यूड पे आते हैं, उस समय विंड बहुत तेज ब्लो करता है। उसका नाम दे दिया गया, उसका नाम है रोरिंग 40। रोरिंग 40 पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दें, रोरिंग 40। फिर उसके बाद जब 50 डिग्री लैटिट्यूड पे आते हैं तो उसका नाम दे दिया जाता है फ्यूरियस 50, डरावना फ्यूरियस 50 हो गया तरीके से। जब 60 डिग्री पे आते हैं तो स्टॉर्मी 60 हो जाता है। ओके, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्टॉर्मी 60, तूफानी 60 हो जाता है। समझ में आ गया? पक्का? आज के बाद इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप 100% कर लोगे, बिना किसी डाउट्स के 100% कर लोगे, और ऐसे इस टॉपिक में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करोगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने से पहले हम डेफिनेटली हर डाउट्स को क्लियर करेंगे, तभी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, आपके हर डाउट्स का जवाब देना, हर डाउट्स का आंसर करना। पक्का? समझ में आएगा? तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो और लोगों को, सब शेयर करेंगे तो और लोगों को मिलेगा, और लोगों का फ्री में भला हो जाएगा, और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, और अपने लक्ष्य को, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका सपना है, उसको प्राप्त कर सकेंगे। और एक चीज, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन दबाना भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। समझ में आएगा? बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।